हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की क्लास जो होने वाली है वो क्लास 10th को लेकर है, जिसमें कि हम लोग चित्रकला जो आपके एग्जाम में ड्राइंग का पेपर होता है उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, उसमें आपको जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका जो पेपर पैटर्न है उस पेपर पैटर्न में आपका 100 मार्क्स का एक पेपर है। ठीक है, मतलब 100 नंबर का एक पेपर है। उस 100 नंबर में यदि हम लोग बात करें 100 नंबर में यदि हम लोग बात करें तो आपका 70 मार्क्स जो है वो थ्योरी है, प्लस 30 मार्क्स जो है वो आपका प्रैक्टिकल है जो स्कूल से मिलेगा। ये 30 मार्क्स जो है वो स्कूल से मिलेगा। ये जो 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल वैल्यू है इसमें 50 नंबर की आपकी थ्योरी है, ठीक है, प्रॉपर थ्योरी है, प्लस 20 मार्क्स का आपके पास जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है। ठीक है, कैसे है? एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब यह है एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि यदि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं तो उसमें आसान ही तो है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है कि ये हम मान के चलते हैं कि ड्राइंग का पेपर है तो ड्राइंग के पेपर में आपको केवल और केवल ड्राइंग बनाने के लिए दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब भाई 1 मार्क्स के यदि एमसीक्यू हैं तो उसमें ड्राइंग कैसे आ सकते हैं? ठीक है, ऐसा थोड़ी कहा जाएगा कि एक पत्ती बनाइए, भाई पत्ती बनाओगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मतलब उसमें ड्राइंग करने के लिए नहीं आते बल्कि क्वेश्चन के सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है उसी पर बेस्ड है कि आपसे जब चीजें पूछी जाएंगी तो उसका पैटर्न क्या होगा, क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज हमने एक सेट ले आया है। ठीक है, और अभी इसके बाद और भी 6 सेट हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग यदि केवल 6 सेट यानी हर सेट के 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाले हैं, यदि आप उसको 120 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके ड्राइंग वाले पेपर में जो 20 एमसीक्यू जाएंगे उसके सोल्यूशन हो जाएंगे वो आसानी से, उसमें कोई परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? अब बात ये आती है कि सर क्या है वो दिखाओ, थोड़ा आओ समझो थोड़ा। देखो ध्यान से, ये 2023 का चित्रकला का पेपर है। ठीक है, पेपर आपको ऐसे ही मिलेगा, यहां जो भी आपका नाम है XYZ वो आप लिख देंगे। ठीक है, पेपर कोड है 936। ठीक है, पेपर कोड में प्रॉपर जो है वो 830 EV ये पेपर सेट है। 830 EV कितने मार्क्स का है भाई? 70 मार्क्स का है। ठीक है, 70 नंबर का ये पेपर है आपके पास। कितने समय का है? 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट, यानी इसमें जो समय आपका कंज्यूम होगा वो मतलब जो समय आपको मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। और आपको जैसा कि पता ही होगा, लेकिन नहीं, आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो मैं बता दूं आप लोगों को कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं, मतलब 3 घंटे 15 मिनट में से जो 15 मिनट होता है वह केवल और केवल आपको पेपर यानी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ तो निर्देश दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी पहले का जो प्रथम 15 मिनट है वह प्रथम 15 मिनट आपको केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, मतलब आपको प्रश्न पत्र जब मिलेगा तो वो पढ़ना है पहले आपको। ठीक है, मतलब उसमें पढ़ने वक्त क्या देखना है सर? पढ़ते वक्त ये देखना है कि आप के पेपर में कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बीच में पेज सादा ही है, उसमें क्वेश्चन सही से छपा ही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें देखकर आपको, यदि ऐसा किसी के साथ होता है कि भाई उसका क्वेश्चन पेपर अच्छे से प्रिंट नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको क्या करना है? आपको एट ए टाइम आपको बताना है अपने क्लास एग्जामिनर को कि भैया कि सॉरी सर, ये पेपर है, इस पेपर में ये वाला पेज सही से प्रिंट नहीं है, हमें दूसरा पेपर चाहिए। ठीक है, तो फिर वो क्लास एग्जामिनर जो है आपके, ठीक है, वो आपको दूसरा पेपर प्रोवाइड कराएंगे जो अच्छे तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये काम आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज सभी लोग इस बात का ध्यान रखेगा कि पेपर मिलता ही आप पहले आप उससे देख लो कि पेपर अच्छे से प्रिंट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई पेज 2 बार प्रिंट है, कोई पेज 3 बार प्रिंट है, या फिर कोई पेज प्रिंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। ठीक है, नहीं तो फिर एग्जाम के बाद जब एग्जाम शुरू हो जाता है 1 घंटे बाद फिर आप देखोगे वहां पलट के जाओगे, फिर उस केस में क्या दिक्कत होगी कि भाई ये तो कुछ पेपर अब है ही नहीं। ठीक है, जो पेपर है वो रिटर्न हो गया, तो उस केस में दिक्कत होती है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 2 के अंदर देखोगे तो मुख्य पृष्ठ, कवर पेज तथा प्रत्येक उत्तर प्रश्न ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए। मतलब जो ड्राइंग शीट मिलेगी यानी जो पेज मिलेगा ड्राइंग बनाने के लिए, उस पेज पर आपको उस पेज के दाहिने कोने पर, ठीक है, यदि ये पेज है तो इसका दाहिना कोना कौन होगा? ठीक है, इसका दाहिना कोना होगा ये। ठीक है, इस दाहिने कोने में आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। फिर ध्यान से समझो, नाम नहीं लिखना है, केवल और केवल रोल नंबर लिखने हैं। नाम नहीं लिखना है, केवल और केवल रोल नंबर लिखने हैं। रोल नंबर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सॉरी हिंदी और अंक में दोनों में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहां देखो ध्यान से, अंकों तथा शब्दों में। जैसे आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5, मान लीजिए रोल नंबर है, तो अंक में लिखेंगे, साथ में लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो आप ऐसे भी लिखोगे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो ये आपका रोल नंबर का पैटर्न होगा।
क्लियर है? ये काम आपको करने हैं, ठीक है। जब इतना हो जाएगा तो प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। सभी खंडों को हल करना अनिवार्य है। मतलब जो आपका पेपर है वह पेपर 3 भागों में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। अब वो 3 पार्ट में जब डिवाइड है तो आपको तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है, सॉल्व करने हैं। आ जाओ भाई आगे चलते हैं। चलो ठीक है सर। अगला खंड क के अंदर क्या पूछा जाएगा सर? खंड क के अंदर इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला, आलेखन कला और प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। मतलब अथवा है, या तो आलेखन कला चूज करना है या तो प्राविधिक कला चूज करना है। दोनों में से कोई एक चूज करिएगा। ये नहीं कि दोनों पता चले 10 इसके कर दिए 10 इसके कर दिया, नहीं, दोनों में से कोई एक चूज करना है और उसके बहुविकल्पी 20 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर देने हैं, ठीक है। या तो आप प्राविधिक कला चूज करोगे या तो फिर आलेखन कला चूज करोगे। दोनों में से किसी एक का चूज आप करोगे ना, किसी एक को चूज करके आप आंसर दोगे। क्लियर है? चलिए, किस पे आंसर देना है? तो ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको अलग से OMR सीट मिलेगी। क्या मिलेगी? OMR सीट मिलेगी, ठीक है। OMR सीट मिलेगी तो आपको OMR सीट पर ये चीजें देखनी है। क्लियर है? चलो, अब रही बात की सर OMR सीट क्या होती है, अभी आगे बता देते हैं, आपको दिखा देंगे OMR सीट कैसा दिखता है, ठीक है। अब उसके बाद आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो, ठीक है, उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। मतलब OMR सीट पर आंसर भरने से पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि भैया तुम चूज क्या कर रहे हो, प्राविधिक कला का हिस्सा चूज कर रहे हो या फिर आलेखन कला का, ठीक है। ऐसा नहीं पता चले आलेखन कला का आंसर लिख रहे हैं और चूज कर लिया प्राविधिक कला, गलत ही हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। हो सकता है कि दोनों के आंसर अलग अलग पैटर्न पे हो, ठीक है। अब रही बात की क्वेश्चन क्या आएगा सर, तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, देखो ध्यान से। ये आलेखन कला का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। आलेखन कला का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ भैया? निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चूज करिए। मतलब एक सही उत्तर चुनिए, यानी ये क्वेश्चन आपके पास है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन है, ठीक है। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, हरा आसमानी पीला, लाल नीला पीला, काला सफेद भूरा, नारंगी धानी और आसमानी, ठीक है। तो प्राइमरी कलर्स किसे कहा जाता है? तो लाल नीला और पीला, ये जो कलर्स है ऑप्शन नंबर बी, इसे प्राइमरी कलर्स कहा जाता है, ठीक है। इसे प्राथमिक रंग कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। जब आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है, कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं, तो लाल नीला और पीला ये आपके प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर बैगनी रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है? बैगनी रंग बनता है, ठीक है। इनमें से शीतल रंग कौन सा है? अगला शीतल रंग, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, शीतल रंग जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है। 3 रंगों का कॉम्बिनेशन है जिसे हम शीतल रंग कहते हैं। मतलब एक साथ मिलाना नहीं है, इन तीनों को शीतल रंग कहा जाता है, नीला हरा और बैगनी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यदि इस ऑप्शन में देखा जाए, ठीक है, तो इस ऑप्शन में देखा जाए कि नीला हरा और बैगनी ये तीनों रंग जो होते हैं वो शीतल रंग कहलाते हैं। लेकिन इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? तो नीला खोजो भैया, नहीं है, ठीक है। हरा खोजो, हाँ है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन यदि आपको इसी में नीला रंग दिया होता, हरा ना दिया होता, तो आपको नीला आंसर टिक करना होता, ठीक है। ओस्टवाल्ड चक्र कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? सबसे पहली चीज समझो, ओस्टवाल्ड चक्र एक वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार एक आकृति है, ठीक है, जिसमें कि कई सारे कलर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ओस्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं, ठीक है। कुल कितने रंग होते हैं ये बात याद रखिएगा कि ओस्टवाल्ड कलर में कुल 8 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? तो कौन कौन से होते हैं वो समझ लो, और साथ में ये भी समझ लो उसके अपोजिट कलर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वो अपोजिट कलर्स की बात हम लोग आगे कर लेंगे, लेकिन 8 कलर कौन कौन से होते हैं समझो, लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, आसमानी, धानी और बैंगनी, ठीक है। क्लियर है? ओस्टवाल्ड कलर जो होते हैं उसमें 8 रंग होते हैं। अब 8 कौन कौन से होते हैं वो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, आसमानी, धानी और बैंगनी। ये जो आसमानी लिखा है, ठीक है, उसे समुद्री हरा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये जो आसमानी कलर लिखा हुआ है, इस आसमानी कलर को समुद्री हरा कलर भी कहा जा सकता है, यानी कि समुद्र का जो
जैसे कि आप जब सी देखोगे, ठीक है, जब आप इसे सी देखोगे तो उसमें जो ग्रीन कलर दिखाई देता है ना, ठीक है, तो उस कलर को भी इसे कहते हैं, ठीक है, समुद्री हरा रंग, समुद्रीय हरा रंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आए तो आपको ये बात ध्यान देना है कि यही होता है। क्लियर है? चलो, इसी के साथ साथ यदि थोड़ा सा आगे बात कर ले, मोनोक्रोम क्या होता है, ठीक है। तो मोनोक्रोम की यदि बात करें तो कलर ऑफ मिक्सचर होता है ये। मोनोक्रोम जो होता है एक से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। तो अब रही बात की कौन सा ऑप्शन सही है, तो रंगों का मिश्रण, एक ही रंग के विविध तान, तान मतलब टोन होते हैं ना, जैसे कि आप देखोगे टोन की बात करते हैं, जैसे कि सिंपल सी बात है, जो लड़कियां मेकअप करती हैं उनको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये बात कि जो टोनर होते हैं ना, जैसे कि आप एक लेयर लगाते हो फिर उसके ऊपर बैलेंस करने के लिए दूसरा लेयर लगाते हो, ठीक है, तो उस तरीके की, तो उस केस में ये होता है। लेकिन हालांकि ये तो मोनोक्रोम है नहीं, मोनोक्रोम क्या है, रंगों का मिश्रण, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। अगला, आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है। जैसे आपने मानव नेत्र पढ़ाई होगा, मानव नेत्र पढ़ा होगा तो आपको यह पता होगा कि प्रतिबिंब कहां बनता है, ठीक है, और किस प्रकार से सारी चीजें अरेंज होती है। लेकिन आपने क्या ये पढ़ा है क्या कि मानव नेत्र के अंदर वो कौन से तंतु होते हैं या कौन से नर्वस सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से हम कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा क्या होता है, जैसे कि आपने जरा दृष्टि दोष पढ़ा होगा, जरा दृष्टि दोष में ऐसा क्या हो जाता है, व्यक्ति जो जरा दृष्टि दोष के अंदर व्यक्ति को कलर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, ठीक है। एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन और होता है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता के अंदर भी कलर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, राट्स एवं कोन्स, ठीक है, या शलाका एवं शंकु, आप ये कह सकते हो। शलाका या जो शंकु होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो, मतलब इसकी वजह से आप अनुभव कर पाते हो। यदि ये ना हो तो आपको कलर्स विजिबल ही नहीं होंगे, आप केवल ब्लैक एंड व्हाइट में फिर देखोगे, केवल और केवल ब्लैक एंड व्हाइट में आपको सारी चीजें विजिबल होंगी। नेक्स्ट बात कर लिया जाए, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो देखो भाई, पीले रंग का विरोधी रंग, ये क्वेश्चन वहीं से है जो इसके पहले आपने किया। तो कौन सा सर क्वेश्चन, ये रहा, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड रंग, जो ओस्टवाल्ड चक्र जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है और इस प्रकार का होता है, तो इसको इस प्रकार से अब बनाते हो, ठीक है। तो इसके अपोजिट कलर चाहिए, जैसे कि ये बनेगा तो इसका अपोजिट कलर ये बनेगा, ठीक है, ये होगा तो इसका अपोजिट कलर ये बनेगा। तो ये कौन कौन से कलर्स हैं, तो कॉम्बिनेशन मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप देखो ध्यान से, ठीक है। रेड ग्रीन, ऑरेंज सी ग्रीन, ठीक है, सी ग्रीन यानी समुद्री हरा कहो या फिर आसमानी कलर कहो, दोनों बात एक ही है। उसके बाद स्काई ब्लू एंड ब्लू, ब्लू एंड येलो, पर्पल एंड ब्राउन, ये कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन है, ठीक है। पीला रंग कहां है, देखो भैया, येलो, ये रहा येलो, ये रहा येलो के अपोजिट में कौन दिख रहा है, ब्लू, तो यानी ब्लू कलर देखो कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए, नीला रंग, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। क्लियर है? यदि यहीं से आगे बढ़ा जाए तो कला शब्द किस भाषा का है, ठीक है, कला शब्द किस भाषा का है, तो संस्कृत भाषा का है। यानी कला जो शब्द है ये कहां से आया है, संस्कृत भाषा से आया हुआ है। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, तो लाल रंग गर्म है, ठीक है। जो शीत रंग होता है उसमें आपका नीला रंग या वायलेट रंग जो होता है वो सबसे ज्यादा शीत होता है, ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा कह सकते हो आप, शीत भी कह सकते हो, ठीक है। टीट रंग क्या होता है, ठीक है, टीट पहले समझो, पहले चीज तो ये समझना पड़ेगा टीट का मतलब क्या है, टीट रंग, ठीक है। टीट रंग का मतलब यह है कि जैसे मान लो कोई भी कलर है ना, कोई भी कलर, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है वो कलर लो, वो डार्क फॉर्म में अवेलेबल है। यदि हमको उसको लाइट करना है, यदि हमको लाइट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास बहुत डार्क कलर का एकदम चटकीला लाल रंग है, लाल रंग को थोड़ा हल्का करना है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का करना है, तो कैसे हल्का होगा वो, ठीक है। तो उस लाल रंग को यदि तुम्हें हल्का करना है तो हल्का करने का ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो यदि उसको हल्का करना है तो उसके अंदर क्या करते हैं, जनरली क्या है, सफेद रंग मिला देते हैं। यदि आप सफेद रंग उसमें मिला देते हो तो सफेद रंग मिलाते ही हमारा काम हो जाता है, वो थोड़ा हल्का हो जाता है। तो यानी कि किसी भी कलर को हल्का करना है, ठीक है, लाइट बनाना है, तो लाइट कलर बनाने के लिए जिस कलर का प्रयोग करते हो, लाइट बना दिया, मतलब कोई भी कलर है उस कलर को यदि लाइट बना दिया तो वो टीट रंग कहलाता है। जैसे मान लो, सपोज करो मैं ये रेड लिखता हूं, सॉरी ये रेड कलर है, ये डार्क है ना, ठीक है, ये रेड में डार्क है, यदि इसको हल्का करना चाहे तो इसको हल्का करेंगे तो व्हाइट कलर यदि इसको मिला दे तो हल्का हो जाएगा, थोड़ा ऑरेंज टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो जो ऑरेंज वाला बना वो टीट रंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टीट रंग कहलाएगा। रेड का टीट रंग कौन सा है, ऑरेंज है। लेकिन उस ऑरेंज को बनाने के लिए आप रेड में क्या किए हो, व्हाइट कलर को मिक्स किए हो,
ठीक है, व्हाइट कलर को मिक्स किए हो तो ये टीट रंग जो होगा, ठीक है, यहां पर टीट रंग कौन सा है, मतलब कि टीट रंग बनाने के लिए कौन काम आता है, तो सफेद काम आता है। कौन काम आता है? सफेद काम आता है। उम्मीद है तुम्हें यह बात समझ में आ गई होगी, फिर से समझा देते हैं। टीट रंग का मतलब है जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है उस कलर का यदि लाइटेड पार्ट चाहिए आपको, ठीक है, जैसे आपके पास पिंक कलर है, पिंक कलर का लाइटेड फॉर्म होता है पीच कलर, ठीक है, उम्मीद है इतना सेट तो पता ही होगा ना, ठीक है। तो जो पिंक कलर है, पिंक कलर का लाइटेड शेड होता है पीच कलर। तो ये पीच कैसे बनेगा? यदि आप पिंक में व्हाइट मिक्स कर देते हो तो वो हल्का हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो जो पिंक का पीच बना ये टीट कलर है, लेकिन बनेगा कैसे? तो उसको व्हाइट मिलाना पड़ेगा, व्हाइट मिलाना पड़ेगा ना। तो यहां पे टीट रंग कौन सा है? व्हाइट रंग है, जिसको मिला के आप पीच कलर फाइंड आउट करोगे, मतलब हल्का रंग या लाइट रंग प्राप्त करोगे। क्लियर है भाई? चलो वेरी गुड। यदि इतनी चीजें समझ में आ गई तो नेक्स्ट बात करते हैं। हरा रंग किन दो रंगों को मिलाने से बनता है? ये तो उम्मीद है आपको पता ही होगा, ठीक है, नीला और पीला। नीला और पीला मिलाओगे तो आपको ग्रीन कलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? सबसे पहली चीज, जिस पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, सबको पता है। पेंसिल होगा तो पेंसिल का जो नोक होता है जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई देता है, जो पेंसिल में डाल के छिल छिल के आप चोकीला बनाते हो, ठीक है, किसी को गोदने के लिए ना, ठीक है, वो ग्रेफाइट जो है, जिसकी ग्रेफाइट सबसे अच्छी होगी, ठीक है, वो मतलब ग्रेफाइट जिसमें सबसे ज्यादा होगा या सबसे अच्छी ग्रेफाइट जो इसकी होगी वो सबसे हल्की कलर बनेगी, ठीक है। उस पेंसिल से सबसे हल्का मतलब सबसे हल्की रेखा बनाई जा सकती है, और वो कौन सी होती है? 2H होती है। यदि आप पेंसिल खरीदने गए हो बस आज तक, ठीक है, आज तक बस ये कहे भैया पेंसिल दे दीजिए, ठीक है, तो दुकान जाना, ठीक है, दुकानदार से कहना भैया ये बताइए कि आपके पास पेंसिल एक के प्रकार की होती है या कई प्रकार की होती है? तो कहेगा कई प्रकार की होती है, ठीक है। उसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है अप्सरा की पेंसिल खरीदो, उससे कहना भैया 2H दे दीजिए, 2B दे दीजिए, HB दे दीजिए, ठीक है, तो ये सारे कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है, 4B मिल जाएगा, 2B मिल जाएगा। तो आपको वहां पता चल जाएगा कि अच्छा पेंसिल के अंदर इतने कॉम्बिनेशंस होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए यदि नंबर आप ब्रश की बात करें, मतलब ब्रश की जो मोटाई होनी चाहिए, क्योंकि ब्रश की मोटाई किस बात में डिपेंड करती है कि ब्रश कितने नंबर का है। 1 नंबर का लो, 0 नंबर का लो, 3 नंबर का लो, 4 नंबर का लो, तो उसके हिसाब से उसकी मोटाई बढ़ती जाती है। तो यदि आप 2 नंबर का ब्रश लेके आते हो, ठीक है, तो वो ब्रश की मोटाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, और उससे आप किसी भी फूल की बाहरी रेखाओं का निर्माण आसानी से कर सकते हो, उसके लिए बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वही बहुत मोटा ले लोगे, 4 नंबर, 5 नंबर या 7 नंबर, तो उस केस में क्या होगा, उसकी आउटर लाइनिंग जो बनाने में आपको दिक्कत होगी और बहुत मोटा हो जाएगा, फैल जाएगा वो, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। देन, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? तो सबसे पहली चीज तुमको बता दे, आलेखन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिला दिया जाए, तो उस केस में तीनों का मिश्रण मिलता है मिश्रित आलेखन, ठीक है। अब कौन कौन से तीनों होते हैं आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो केंद्रीय आलेखन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय आलेखन जो है इसका उपयोग किया जाता है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए। अलंकृत मतलब सजाने के लिए, ठीक है, सजाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कहीं आपने जो वॉल है यानी कि सीलिंग वॉल है उसको आपने अच्छे से सजाया होगा, ठीक है, तो उसको जिस आलेखन विधि से सजाते हैं उसका नाम है केंद्रीय आलेखन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए? आलेखन ट्रेस का मतलब क्या है? उसके ऊपर एक शेड देनी है, ठीक है। ट्रेस का मतलब शेड होता है, ठीक है, मतलब कि सीधे सीधे कहें तो आप जैसे किसी भी आर्टिस्ट को देखोगे तो आर्टिस्ट पूरी आउटर लाइन बनाने के बाद बीच वाली लाइन जो होती है उसको मार्क कर देता है, मतलब एकदम हल्के पेंसिल के साथ बना देता है, एकदम हल्की लाइन के साथ बना देता है, उसको डार्क नहीं करता है, ठीक है। तो उस केस में कौन सी पेंसिल चाहिए आपको? तो सिंपल सी बात है, सबसे पतली पेंसिल चाहिए, मतलब एक ऐसी पेंसिल जिसकी साथ से उसकी लाइनिंग पतली हो पाए, ठीक है। तो उसकी लाइनिंग पतली कैसे हो पाएगी? तो वो अभी अभी आपने पढ़ा है कि 2H लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? 2H, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? लो भैया इसका आंसर मैंने ऑलरेडी इसके पहले दे रखा है कि आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? ठीक है, देखो एक चीज समझो, रंग की यदि बात करें तो रंग का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तो सबसे पहली चीज पोस्टर रंग, पेस्टल रंग, जल रंग या तैल रंग। तो पारदर्शी माध्यम की बात करें तो तैल रंग जो होता है यानी ऑयल कलर जो होते हैं
वो आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? अरे यार ये तो सबको पता है ना, कमल। ठीक है, चलो। चारकोल क्या होता है? चारकोल तैल रंग होता है, लाल रंग होता है, इनमें से कोई नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, यदि आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा होगा, कार्बन के समरूप पढ़े होंगे, तो आपको उसमें ये आंसर मिल जाएगा। साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बताने की आवश्यकता तो है नहीं। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में जब आपको स्टार्ट कराया था तो मैंने बताया था कि आपके पास जो ड्राइंग का पेपर आएगा उसमें दो सेगमेंट आएंगे। एक आएगा आपका आलेखन कला, ठीक है, एक आएगा प्राविधिक कला। ठीक है, आलेखन कला और प्राविधिक कला दोनों में से किसी एक को करना है आपको। जो बच्चा मैथ में अच्छा है, ठीक है, मेरा सजेशन होगा कि यदि आप मैथ में अच्छे हो, या फिर आप दोनों देख लो, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपको कौन सा चूज करना है। आपको जो आ रहा है वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास ये दोनों ऑप्शन होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, पहले समझ लो। दोनों में से कोई एक ही करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दिखाया था। ठीक है, आप यहां देखो। ठीक है, यहां देख लो ध्यान से। मैंने पहले बताया था इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको ओएमआर सीट पर देने हैं। ठीक है, यानी दोनों में से किसी एक का, दोनों मत करके आइएगा। पता चले सर 10 इसमें का कर दे, 10 उसमें का कर दे, ठीक है, बेड़ा गर्क हो जाएगा वहीं पर। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है और ओएमआर सीट पे आपको ये बात बतानी है। जैसा कि मैंने ये बताया, रूल नंबर देखो, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर सीट पर अवश्य अंकित करें, जिससे कि आपकी कॉपी चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आप ध्यान से आप पहले चेक कर लीजिएगा कि 20 में से कौन सा क्वेश्चन आपको सही सही सारे आ रहे हैं। यदि प्राविधिक कला के आ रहे हो तो प्राविधिक कला करिएगा, और यदि आपके आलेखन कला के आ रहे हैं तो आलेखन कला का करिएगा। अब बात यह आता है कि सर आलेखन कला के 20 क्वेश्चन तो आपने दिखा दिए, बात आता है प्राविधिक कला, उसका भी दिखा दो। ठीक है, तो आइए उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला सेट में लेके आऊंगा फिर उसके बाद। ठीक है, फिलहाल के लिए देखो प्राविधिक कला। प्राविधिक कला के अंदर मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिस बच्चे का मैथ, बेसिक मैथ, ठीक है, अच्छा होगा, उसको बहुत मजा आएगा इस वाले में। ठीक है, लेकिन जिसको मैथ के साथ डर लगता है, सामान्य तौर पे क्लास 10 के बच्चे, क्लास 10 के अंदर वो भी बच्चियां होंगी जो आर्ट साइंस ली होंगी, मतलब सॉरी होम साइंस ली होंगी, तो होम साइंस ली हुई बच्चियों के लिए मैथ में तो कठिन होगा ही होगा, क्योंकि मैथ उन्होंने पढ़ा ही नहीं और अब छोड़ दिया, कहना नहीं भैया हमको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, आप कला वाला देख लो, और जो बच्चे क्लास 10th में मैथ लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ऑप्शन ही ऑप्शन है कि फिर भैया आप ये वाला लेके कर लो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक घन के कितने कोर होते हैं? ठीक है, एक घन होगा, घन और घनाभ दो चीजें होती हैं। घन की बात करें, ठीक है, ये रहा घन। ठीक है, इसके कितने कोर होंगे? ठीक है, कोर मतलब किनारे। ठीक है, कितने किनारे होंगे बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। अरे देखो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? ठीक है, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं, तो यानी विकर्ण कितने तरीके से माप सकते हो। ठीक है, मतलब विकर्ण की बात करें तो कितने विकर्ण हो सकते हैं, तो 2 विकर्ण हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? समचतुर्भुज, नाम ही है चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर मतलब 4, ठीक है, भुज मतलब भुजा, तो 4 भुजाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि आगे बढ़ा जाए, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग। ठीक है, देखो वर्ग की बात करें तो ये है ना, वर्ग की बात करें ये जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये सब के सब 90 अंश होते हैं। ठीक है, सबके सब कितने अंश होते हैं? 90 अंश होते हैं। ठीक है, सबके सब कितने अंश होते हैं? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक नहीं होते हैं? देखो त्रिभुजाकार फलक, घन, पिरामिड, शंकु, सॉरी त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो घन की बात करें तो घन में त्रिभुज तो दिखाई नहीं देगा ना, घन की आकृति ऐसी होती है। ठीक है, तो क्या इनके अंदर त्रिभुज दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। पिरामिड, पिरामिड की यदि बात की जाए तो पिरामिड के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, शंकु की बात करें तो शंकु इस तरीके से दिखाई तो जरूर देता है, लेकिन ये कोण नहीं, मतलब त्रिभुज नहीं होता, ये पूरा ऐसे होता है ना। पिरामिड की बात करें तो पिरामिड के अंदर यदि बात की जाए तो पिरामिड इस प्रकार का दिखाई देता है, लेकिन वो प्रॉपर त्रिभुज नहीं होता है। लेकिन प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म प्रॉपर त्रिभुज होता है। ठीक है, इसमें त्रिभुज होता है, प्रिज्म ऑप्शन सी सही है।
ठीक है, यदि प्रिज्म ना होता तो हम ऑप्शन बी पर जाते, पिरामिड पे जाते, ठीक है, लेकिन प्रिज्म है तो इसलिए ऑप्शन बी पे नहीं जाएंगे। समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण 90 अंश का होता है। एक वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? देखो, एक वर्ग की चारों भुजाएं, ठीक है, एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। इनके माप की बात करें तो भुजा का 4 गुना होता है, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बड़ी छोटी होती हैं, आमने सामने बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मापनी से पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है, ठीक है, मापनी से पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है, मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है वो क्या होता है? ठीक है, सिंपल सी बात है, मापनी में पहले, सिंपल सी बात है, कहीं से भी आप मेजरमेंट करोगे तो जीरो से शुरू करोगे। ऐसा नहीं है ना कि पता चले कि वहां से नापना शुरू करें, आओ भैया जहां 10 रखते हैं, नहीं ना, जीरो से, तो जीरो, ठीक है, ये आंसर होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? वाह वाह वाह, बताओ जल्दी से, इसका कमेंट करके जल्दी से बताओ कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बी सी डी। उम्मीद है ये तो मैथ वाले कहेंगे सर ये तो लड्डू दे रहे हो ना, एकदम लड्डू लड्डू है, ठीक है भैया। देखो, इनमें से कौन सा आयताकार आकृति है? ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो आयताकार है। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? त्रिभुज का आकार कौन है इनमें से? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसमें क्या है? त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल सही है, वर्ग वही होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? देखो भाई, सबसे पहली चीज तो 1 मीटर में डेसीमीटर की बात करें तो यहां पर ऑप्शन गलत है, ठीक है। 1 मीटर में 10 की पावर -3 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 10 की पावर -3 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन गलत है। तो आप क्या करोगे? कौन सा ऑप्शन लगाओगे? 10, 20, 40 और 50? गलत है, ठीक है, सीधे से गलत है, हटाओ, चूज नहीं करते हम इसमें, ठीक है। किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? सममित दृश्य में, ठीक है, एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? तो 2 बीमाएं मिलती हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक आकृति बनाई, इस आकृति का सिमिलर आकृति बनाया, ठीक है, तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई दोनों आपस में मिलेंगी ना, ठीक है। एक साथ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं मिल सकती, क्योंकि किसी भी आकृति में 3 ही चीजें हो सकती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो सकती है, 3 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो मिनिमम 2 चीजें मिलेंगी, लंबाई और चौड़ाई, 2D प्लेन होगा तो, ठीक है। सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखाएं पहले खींची जाती हैं? आधार रेखा, लंब रेखा, 45 अंश की रेखा, 30 अंश की रेखा, ठीक है। सबसे पहली चीज समझो, सामान्य तौर पर हम सबसे पहले आधार रेखा खींचते हैं, ठीक है। कोई भी आकृति आप बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? उस बेस की लाइन खींचते हो ना, आप अपने से सोचो, ठीक है। त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पास होते हैं? त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पास होते हैं? पास मतलब फलक, साइड, कितने साइड होते हैं, ठीक है। पहले तो त्रिभुजाकार प्रिज्म बोला गया है, ठीक है। देखो, प्रिज्म की बात तो बाद में करते हैं, हम त्रिभुज के आकार की बात कर रहे हैं। तो कितने साइड दिख रहे हैं? 1, 2 और 3, कितने साइड दिख रहे हैं? 3, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार ऊंचाई का आधा होता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना होता है? 1/2 यानी आधा होता है। लो भैया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए, लो भैया, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहां स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहां स्पर्श करती है? दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, नाभि या वक्र? सिंपल सी बात है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त, यदि दीर्घवृत्त बनाओगे, ठीक है, दीर्घवृत्त कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इसमें स्पर्श रेखा खींचोगे, ये दीर्घ अक्ष कहलाता है, ये दीर्घ अक्ष कहलाता है, और ये लघु अक्ष कहलाता है, ठीक है। इसे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि यहां से स्पर्श रेखा खींचोगे तो कंफर्म है वक्र पे ही कहीं ना कहीं टच करेगा, इसी वक्र पे कहीं ना कहीं टच करेगा, तो ऑप्शन डी सही है। निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? निरूपक भिन्न, ठीक है। तो देखो भाई, एक चीज समझो, निरूपक यानी जिसको प्रदर्शित कर रहे हो आप, निरूपित कर रहे हो ना, निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? ठीक है, निरूपक भिन्न मतलब जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिसे केवल रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे आकृति है, उसमें कोई वैल्यू नहीं पूछी गई है,
कोई वैल्यू नहीं है, बस केवल आकृति है, तो उस केस में उसकी जो मात्रक वैल्यू होती है कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करके आओ। आई बात समझ में? उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन और भी हैं, मतलब कि आपके पास ये आप देखोगे ध्यान से इसको, तो आपको ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब क्या है? जब बनाने के लिए जो चीजें दी जाती हैं आपको, ठीक, तो जो चीजें बनाने के लिए दी जाती हैं वो भी आपको देखना है कि हाँ सर ये आता है तो इसमें क्या चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो मैथ के अंदर कुछ रचनाएं करने के लिए आती हैं। ठीक है, या तो अपनी ड्राइंग शीट पे कोई कलर्स बनाने के लिए आते हैं। ठीक है, जैसे अपनी ड्राइंग पर पहाड़ी दृश्य का चित्र 20x15 सेमी में सृजित कीजिए, जिसमें मानव या पशु आकृतियां होनी अनिवार्य है। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो है ना, मतलब कि ऐसा कठिन है वो हालांकि, लेकिन फिर भी आप बना सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। हाँ, जो बच्चे ड्राइंग से बहुत डरते हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैथ के अंदर आप आराम से खेल सकते हो, ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे यार हमसे क्या होगा। आप 100 में से 100 मार्क्स ले आ सकते हो। ठीक है, मतलब सॉरी 30 नंबर तो आपको स्कूल से मिल ही जाएंगे, बाकी 70 नंबर जो आपके बचे हैं वो आप आसानी से पेपर में ला सकते हो। ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा भाई हमको तो ड्राइंग आती ही नहीं है, हमको ड्राइंग नहीं आती है तो हम क्या ही करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, तुम टॉप करोगे। ठीक है, जिसको ड्राइंग नहीं आती वो टॉप करेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई। फिलहाल मैंने आज ऑब्जेक्टिव यानी आपके सामने एक पेपर प्रेजेंट किया, जिसमें कि आपका जो पेपर है वो 2023 का पेपर है चित्रकला का। ठीक है, जिसका सेट नंबर 830 ईवी है। मैं 2023 के 6 पेपर आपके सामने लेके आऊंगा, जिसके कि 20 के 20 ऑब्जेक्टिव यानी 20 प्राविधिक कला के और 20 आपके आलेखन कला के, दोनों के सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि भैया जो आपके क्वेश्चन मैथ या ड्राइंग में पूछे जा रहे हैं वो बहुत कठिन नहीं है, आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले इतना एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तो और आगे की चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले यदि यहां तक देखे हो, ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आई होगी तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना यार। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। सभी को यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लोग प्रोवाइड करते ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।